तो ये हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्राइस, या आप कह सकते हो डेरिवेशन ऑफ रामसी रूल। ये प्योर मैथमेटिकल है, ठीक है। कैसे डेरिवेशन करेंगे रामसी रूल को वो हम लोग देखते हैं। कोई भी फॉर्म जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म इक्वेट मार्जिनल रेवेन्यू टू मार्जिनल कॉस्ट, उस पॉइंट पर प्रोडक्शन करना पसंद करेगा जिस पॉइंट पर MR इक्वल टू MC होती है। और हम ग्राफिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। तो वो तीनों का जो मार्केट का कर्व होगा वो एक समान होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस दिया हुआ होता है, प्राइस जो है दिया होता है, इसीलिए AR को ही प्राइस करते हैं, वो MR होता है। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है MC, जिस पॉइंट पर काटता है। तो इस पॉइंट पर MR इक्वल टू MC दिखा रहा है, MC देखो यहाँ से MR MC, यानी परफेक्ट कंपटीशन में ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट का निर्धारण हो गया। अब आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में इस बिंदु पर आप बोलिएगा कि यहाँ पर 2 बार कटा हुआ है, एक E पॉइंट पर E डैश पर, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है फ्रॉम द अबव, दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मार्जिनल कॉस्ट मतलब जहाँ पर द पॉइंट एट वेयर मार्जिनल कॉस्ट कट MR कर्व फ्रॉम द बिलो करना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए, वो पॉइंट E डैश इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आ जाओ इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ये AR है यानी प्राइस है, ये MR है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ये MC है। अब ये देखो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से हम निर्धारित करते हैं P प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर देखो MR इक्वल टू MC है, काटा ये पॉइंट, तो देखो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है MR इक्वल टू MC एंड दैट लेवल ऑफ आउटपुट ऑलवेज इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। अब आते हैं कम टू बैक। अब MR और MC जैसा कि आप जानते हैं वो कैसे डेरिवेशन होता है, तो पहले हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहले MC की बात करते हैं। MC क्या है? MC मार्जिनल कॉस्ट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज टोटल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ Q दैट इज द आउटपुट प्रोड्यूस, यानी जो टोटल कॉस्ट है C विच इज द फंक्शन ऑफ Q, यानी यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव अगर आउटपुट Q के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वो मार्जिनल कॉस्ट दे देगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया मार्जिनल कॉस्ट क्या है। MR कैसे निकलता है? MR निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू की जरूरत होती है, जिसको मैं R से डिनोट करता हूं, और R बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू दैट इज द इनकम ऑफ द फर्म, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू हमको निकालने के लिए 2 चीज़ की जरूरत होती है। अब इसकी डेरिवेटिव आप लोगे R का डेरिवेटिव लोगे क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यूब dp बाई डी क्यूब इंटू सेकेंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी क्यूब बाई डी क्यूब इंटू फर्स्ट फंक्शन p। अब इसका 1 हो गया, तो ओवरऑल पिक्चर तुम्हारा ये आएगा, क्यूब पहले लिख देते हैं dp बाई डी क्यूब इक्वल टू ये तो 1 हो जाएगा प्लस P। इसी चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ P प्लस क्यूब dP बाई डी क्यूब, ठीक है। ये जो हमारा निकल गया अब ये MR है। और प्रॉफिट जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, चाहे
वो क्या होता है, एम आर इक्वल टू एम सी करना पड़ेगा। तो एम आर इक्वल टू हम एम सी करेंगे, सेट करो, सेटिंग एम आर इक्वल टू एम सी। तो हमारा एम आर यहाँ है, एम सी यहाँ है, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं, तो किया हुआ ऑलरेडी, हम वहाँ से उठाते हैं, खाली हम एम आर को नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एम आर इक्वल टू एम सी कर देते हैं। तो एम आर का वैल्यू देखो वहाँ निकला है पी प्लस क्यूब डी पी बाय डी क्यूब, और एम सी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव है। अब यहाँ आराम से आप कर सकते हो, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो p माइनस एम सी हो जाएगा, और इसको इधर कर देंगे तो माइनस क्यूब डी पी बाय डी क्यूब, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साफ बात आपको नज़र आएगी, हम रेसिप्रोकल करना पसंद करेंगे, रेसिप्रोकल करना हम पसंद करेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, क्या होगा, मैं बता देता हूँ। p माइनस एम सी, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस क्यूब को अंदर निकाल लो। अब ये एक बात है, ठीक है, अगर हम ये जो डी पी बाय डी क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय डी क्यूब बाय डी पी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो वही वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं 1 बाय डी क्यूब बाय डी पी, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। तो अब यहाँ करना क्या है कि दोनों साइड p से डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय p, ठीक है, p से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा p माइनस एम सी बाई पी, और इधर तो देखो भाई प्लस उलस में नहीं, सब मल्टीप्लाई में माइनस क्यू बाई पी, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा डी पी बाई डी क्यू, कोई फर्क तो नहीं, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंस, या आप ऐसे भी रखोगे तो वही बात ओके आएगा, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे उसको। सिंस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर दिया जाता है माइनस, ये उल्टा आ रहा है, डी क्यू बाई डी पी, पी बाई क्यू, ये होता है एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, माइनस ले लेगा वो पूरा साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जस्ट उल्टा, यही चीज़ को हम ऐसे रुको, किसी किसी को दिक्कत हो रहा होगा, माइनस पी बाई क्यूब डी क्यूब बाई डी पी, इसी चीज़ को यहाँ पर देखो उल्टा आ रहा है, क्यूब ऊपर है नीचे है, यानी ये आप कर सकते, वही चीज़ हम यहाँ जो करने चाह रहे हैं। तो इतना बराबर हो सकता है 1 बाय माइनस पी क्यूब डी क्यूब बाय डी पी, सॉरी उलट देना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो यहाँ p है तो क्यूब हो जाएगा, नीचे चला जाएगा p, और यहाँ p होगा तो यहाँ चला जाएगा क्यूब। अब ये बराबर हो वाला बात हो गया, दोनों बराबर होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर अब हमारा जो ईडी का वैल्यू होगा, जो 1 बाय ईडी, माइनस साइन वो ले लेगा अपने आप में, ठीक है। तो इतना बराबर p माइनस एम सी, फिर अगेन p, और इतना बराबर हम जानते हैं कि देखो इतना बराबर इलास्टिसिटी होता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल में हमको लिखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो हम ये लिख सकते हैं 1 बाय ई डी, क्योंकि इतना बराबर को हम इतना लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो फिर तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद एक ये जो बन गया है, जो यहाँ पर ईडी नज़र आ रहा है, वो मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, और हम धीरे धीरे मूविंग टूवर्ड रामसी रूल्स। तो अब यहाँ पर अब तक सोफार हमने पाया है P माइनस एम सी बाय
P इक्वल टू 1/ED। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, P यहाँ है, इसके नीचे भी P है, इसका मतलब MC के नीचे भी P होगा। मैंने सेपरेट कर दिया, एलसीएम लेंगे तो प्रीवियस टर्म में पहुँच जाएंगे। 1/ED ये है। अब ये P मेरे भाई साहब ये 1 हो जाएंगे, कट जाएगा तो माइनस MC/P इक्वल टू 1/ED। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ई है, या इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 और इधर आएगा तो -1/ED और इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा MC/P, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो और सॉल्व करना पड़ेगा P के लिए, तो इधर हम कर देते हैं MC हो जाएगा 1 या नहीं, ऐसे एक सेकेंड, इसको ब्रैकेट में रहने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो P हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 1 - 1/ED और MC इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देयरफॉर ये MC के नीचे चला जाएगा तो देयरफॉर P इक्वल टू, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, P इक्वल टू नीचे रहेगा MC और ऊपर रहेगा MC और नीचे आ जाएगा 1 - 1/ED। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या नाम है इम्प्लीकेशंस है, उसमें चर्चा करना चाहता हूँ। ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा प्राइस हमेशा MC से बराबर होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा होना चाहिए। अगर माइनस में रहेगा, अगर 1 से कम रहेगा तो इसका मतलब है प्राइस माइनस में होगा, जो इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी माइनस प्राइस का मतलब है कि आप पैसा भी दीजिए, सामान भी लीजिएगा और आपको दुकानदार पैसा भी देगा, जो प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, P इक्वल टू MC होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है रियल लाइफ में, ये आपको मालूम है। तो P इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसीलिए डिनोमिनेटर हमेशा, जो डिनोमिनेटर है हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, तभी तो वो वैल्यू देख पाएगा, मतलब ग्रेटर वैल्यू 1 से ज़्यादा। तो इलास्टिसिटी इज ए ग्रेटर रखना पड़ेगा हमेशा, इलास्टिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, अगर तभी प्राइस रिमेन पॉजिटिव रह सकता है। अब ये एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। एक मोनोपोलिस्ट होता है, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, डिफरेंट कंज्यूमर का, अगर मतलब डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइस वो क्या करता है, चार्ज करता है। और किसके बेसिस पर, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आधार पर वो करता है, वो तब तक करता है जब तक कंज्यूमर एक दूसरे से स्ट्राइक एक्सचेंज नहीं हो सके आपस में है। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे कि डिफरेंट, जैसे घर, डॉक्टर का ही ले लो, डॉक्टर ही है, घर जाके आपको इलाज करेगा ज़्यादा पैसा लेगा, क्लिनिक में जाओगे तो कम फी लेगा। इसी तरह वो डिफरेंट प्राइस करता है। जो रिलेशनशिप ऑफ एक्सेस प्राइस और MC, ठीक है, टू कंज्यूमर कैन बी रिटेन। तो रिलेशनशिप को हमने, आप याद करो जो इक्वेशन मैंने पढ़ाया था, प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, जो चार्जिंग डिफरेंट प्राइस, एक मोनोपोलिस्ट होता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कस्टमर को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो हाउस होल्ड के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए अलग रेट है और कमर्शियल पर्पस के लिए अलग है, ठीक है। तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है P1 माइनस MC1/P1 बाय P2 माइनस MC2/P1। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ये कैसे कैसे हो रहा है आपको हमने डेरिवेशन करके वहाँ दिखा दिया है। P के बराबर ऐसा है, यहाँ पर हो गया पहला गुड्स का, ये मान लो सेकेंड गुड्स का, जो P1 है प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड, प्राइस ऑफ सेकेंड गुड, MC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गुड, सेकेंड गुड, और जो इसका होगा ED2 यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स टू रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स टू गुड्स 1। अब यहाँ पर साफ है, ये जो इक्वेशन आपको प्राप्त किए इसी को रामसी
ठीक है, रूल्स कहते हैं, इसी को रामसी रूल्स कहते हैं। और यहाँ बहुत ही साफ है कि जितना ज़्यादा हायर इलास्टिसिटी होगा, लोअर एक्सेस, ठीक है, ओवर द प्राइस मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ साफ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिस गुड्स का जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा उतना कम प्राइस उसका होगा, जैसे लग्जरीज गुड का। और जिस गुड्स का जितना कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा। नमक मान के चलो, नमक उसको कितना हो तुम दाम बढ़ा दो, उसका क्वांटिटी डिमांडेड में उतना फर्क नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या, घिंचाव नहीं हो सकता उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, यही रामसी रूल्स भी हो गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस। क्लियर? एनी क्वेश्चन टू एनीवन? अब चलो दूसरा, रेशनल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब ये आपको ये पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होता है ऑलवेज क्यों घाटा में जाता है, क्यों, वाई दे मेक लॉसेस, उसका रीजन होता है। ठीक है, और वो लॉसेस ही वेलफेयर बढ़ाता है पब्लिक को। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऑलवेज लॉस में जाता है, कुछ नवरत्न कंपनी भी है। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैनेजमेंट भी होती है पब्लिक का, वो प्राइस को हमेशा कॉस्ट से कम ही रखने का, रैशनल फॉर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। रैशनल फॉर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। देखो यहाँ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऐसा यूनिट को कहेंगे जिसमें सरकार का 50% से ज़्यादा यानी 51% उसका शेयर हो या ओनरशिप में मालिकाना हक हो, उसी को पब्लिक सेक्टर कहते हैं, या PSU कहते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर। अंडरटेकिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसी में कहते हैं। जैसे आपका अभी तो बहुत कम ही बचा है, जैसे आपको SBI बैंक है वही है, बाकी धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज कर दिया। बहुत सारे नवरत्न कंपनी थे, ONC बहुत सारे थे, अब बेच दिया है बहुत कुछ, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिस कंपनी में सरकार का शेयर 50% से ज़्यादा होता है उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर को बनाने का बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीजन होता है। ठीक है, कि सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, वो पढ़ भी नहीं किया कुछ, बिना पढ़े लिखे हुए आदमी ऐसा बोल सकता है। देखो प्राइवेट सेक्टर बहुत ऐसा एरिया में डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट, तो वहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही, मैंने आज नहीं 2-3 दिन पहले आया लैंडमार्क वर्डिक्ट। ये था वर्डिक्ट कि शिक्षा में कोई फ़ायदा नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन करने से। वही गैस वाला सबको गैस वाला दे के बर्बाद हो गया ना हम अडानी साहब का है। वही शिक्षा में आप चार्ज नहीं कर सकते ज़्यादा प्राइस, आप ज़्यादा फ़ी नहीं रख सकते हैं। कुल मिला के हर जगह नहीं चलेगा गधागिरी, याद रखिएगा। बहुत ऐसा जगह है जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अपना पूंजी नहीं लगाना चाहता है, तो वहाँ गवर्नमेंट को इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बहुत सारे सेक्टर है। अब गरीब के वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में क्यों सोचेगा पर अडानी अंबानी, उसको पर प्राइवेट वो आदमी है, क्यों सोचेगा, कारपोरेट है। ठीक है, दूसरी बात, जब ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है कोई मोनोपोलिस्ट, तो वहाँ गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है, उसको मोनोपोलिस्ट से बना देगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जियो भाई साहब कर रहे हैं बहुत हद तक, लेकिन उसको एयरटेल वो सरकार नहीं है, फिर भी वो दबाव के अपना अस्तित्व बनाया जाता है। जहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एसेंशियल होता है वहाँ पर पब्लिक इंटरप्राइजेस की ज़रूरत होती है। तो इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस देयर हैव ए मल्टीपल गोल होता है, और इसका जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता है किसका, पब्लिक सेक्टर यूनिट का, और वो एक दूसरे से क्लैशेस करता है। एक तरफ अगर वो बढ़ाता है
वेलफेयर तो इधर प्रॉफिट घट जाता है, इधर प्रॉफिट बढ़ाता है तो वेलफेयर घट जाता है। इस तरह का मैनेजमेंट करके चलता है, ठीक है। मोस्ट कंट्री में वन या अदर फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी है ना, वो भी पब्लिक सेक्टर में ही आ गया आपका, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम करती है। तो ऑपरेट करता है इंटरप्राइजेज, जैसे सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन किसका काम है, स्टेट का, तो वो लोकल गवर्नमेंट को सौंप देती है, ठीक है। गैस फैसिलिटी, टेलीकम्युनिकेशन और जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, पोस्टल सर्विस सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का है, एग्रीकल्चर भी स्टेट गवर्नमेंट का होती है, लेकिन उसमें भी दखलंदाजी होती है कभी कभी। तो जनरली चार्ज करता है जितना भी सर्विसेज, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 200 यूनिट अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट फ्री करके रखा है, कितना लीटर, 300 लीटर तक पानी रखा है, तो वहाँ पर वो चार्ज कहाँ ले रहा है। अगर आपको 200 लीटर से ज़्यादा भी यूज करते हैं तो ज़्यादा चार्ज नहीं, बस उतना ही चार्ज, इसको यूजर फी कहते हैं या यूजर प्राइस कहते हैं। अभी मैं भी सदर अस्पताल हजारीबाग का जाता हूँ तो 10 रुपया हमको पर्चा कटता है फी, तो वो फी नहीं ले रहा है, दिस इज द यूजर चार्ज ले रहा है, ताकि वहाँ मैक्सिमम भीड़ को कम किया जाए, फालतू आदमी ना जाए, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का गुड रीजन होता है मेकिंग लॉस। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो चार्ज करता है जो प्राइस, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम होता है। भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कीजिएगा तो नतीजा होना ही है गड़बड़, यानी घाटा तो होगा ही। और ऐसा 2 कारण से करता है, हम खुल की बात करेंगे। एक कारण ये हो सकता है, इट में भी वो सरकार अगर अच्छा दिल, नेक दिल वाला है तो शायद वो पब्लिक का वेलफेयर करना चाहता है, और दूसरा ये तो बहुत कम ही मिलता है। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट में एकदम साफ कहते हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मॉडर्न युग में वो इलेक्शन जीतने के लिए करता है। गैस बांटा था, क्यों बांटा था? इलेक्शन जीतने के लिए। तो और उसका नतीजा भी हुआ कि जो गैस जला रहा था उसको भी बंद करवा दिया। गरीब तो जलाइए न रहा है ना, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का था उसका भी गैस बंद करवा दिया, इतना महंगा हो गया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर जो रन होता है एक प्रिंसिपल पर होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो ये जनता का फायदा होता है, ठीक है। वो जनता का फायदा के लिए हम बात करते हैं, लेकिन जनते को खराब भी लगता है। इसीलिए आज मर रहा है इन्फ्लेशन से, महंगाई से, मरो। वो फ्री में नहीं दे रहा है, वो ही इज द, माने उसको सौंपा गया है, ही इज द मैनेजर। ऐसा थोड़ी मालिक है वो जी, वो हम लोग के लिए काम कर रहा है। वी आर मास्टर यानी ऑनर। तो आपको हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा पब्लिक, नवरत्न कंपनी भी हमारे यहाँ था, एक से एक प्रॉफिट मेकिंग करके दिखाया है, ठीक है। तो इट कैन बी, ऐसा बात नहीं कि इसको एकदम घाटे में चलता है, इट कैन बी रन डिसेंट और पीपुल का वेलफेयर करते हुए डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न भी दे सकता है, और ये अपना फ्यूचर एक्सप्लेनेशन माने एक्सपेंशन भी कर सकता है। आरडी, मनमोहन सिंह के समय में एक बात था कि क्यों इतना हमारा ग्रोथ रेट था, 10 के करीब टच करता रहा था, कारण था सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था, ठीक है, सर पब्लिक सेक्टर की कंपनी। इस तरह बेचा बेची वाला सिस्टम नहीं था कि हम किसी को दो आदमी को खुश करने के लिए काम नहीं हो रही थी। जो आरडी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, नया नया टेक्निक डिवाइस करता है, कैसे हम प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है उसको प्रॉफिट मेकिंग में कर सके। अब बहुत सारे इसमें चीज़ है, इसका नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। सर्टेन केसेस में कोई भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को टास्क दिया जाता है, मेक इफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। एकदम परफेक्ट कंपटीशन की तरह आउटपुट आप, डिमांड और सप्लाई जहां बराबर हो, एकदम प्राइस भी कम हो, ठीक है, दिया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक के लिए हाउ मच दिस प्रोडक्ट इज ए इम्पॉर्टेंट, उसके आधार पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सरकार कम से कम प्राइस में लाइक परफेक्ट कंपटीशन के अनुसार देने की प्रयास करता है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है, PSU होता है, वो एक कमर्शियल वेंचर है। वो कंप्रोमाइज करता है 2 चीज़, प्रॉफिट मोटिव के, और उस प्रॉफिट मोटिव से सिर्फ डिजायरेबल आउटकम सोसाइटी को प्राप्त होता है। तो यही है इसका रेशनल फॉर। ये दोनों क्वेश्चंस VBI के कैटेगरी में रखा जा सकता है।